स्वागत आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में यूपी जीके में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हमने आपको एक टेस्ट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं किया तो जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज हम उत्तर प्रदेश की मृदाओं से बनने वाले सवाल को करेंगे, तो आप लोग वीडियो को काफी ध्यान से देखिए और वीडियो के आखिरी में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मृदाओं को निम्नलिखित में से कितने समूहों में बांटा गया है, यानी अगर उत्तर प्रदेश की मृदाओं को देखोगे तो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे सामान्यतः उत्तर प्रदेश की मृदाओं को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब ये 6 पार्ट कौन कौन से हैं तो देखिएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो ऊपर आप जानते हैं कल भी हमने आपसे चर्चा किया था कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में भाबर और तराई की मृदा मिलती है। जैसे अगर मैं हल्का सा मैप से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से समझिएगा कि अपना उत्तर प्रदेश है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे ही। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो उत्तर में आप देखेंगे इस वाले पूरे एरिया में, तो ये भाबर और तराई का क्षेत्र होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फिर बीच में आप देखोगे तो मध्य का मैदान यानी गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र होता है, जहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मृदा पाया जाता है साथी, वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, चूंकि यह जानते हैं नदी कॉप के द्वारा बनाई गई ये पूरी मिट्टियां होती हैं, तो ये हो गया आपका जलोढ़ मृदा होता है। ठीक है, बाकी नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका मृदा का जो पार्ट मिलता है साथी, यहाँ पे इस तरह से पूरा फैला हुआ है। ये इस तरह से पूरा लेकर के आप कर लीजिएगा। ये पूरा बुंदेलखंड की मिट्टियां यहाँ पे पाई जाती है ना, ये पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड का होता है। फिर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे साथी अरावली की मिट्टियां पाई जाती है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे पाया जाता है। फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिर्जापुर साइड में यहाँ पे विंध्याचल की जो है साथी वो मृदा पाई जाती है। तो इस तरह से आप पाओगे कि उत्तर प्रदेश में कुल 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भाबर की मिट्टियां, तराई की मिट्टियां उत्तर में है, फिर बीच में जलोढ़ मिट्टी ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, बुंदेलखंड की मिट्टी दक्षिण में है, फिर विंध्याचल, फिर उसके बाद अरावली की मृदा। ठीक है, अब इन्हीं में से हमसे कैसे कैसे सवाल पूछता है तो आइए डिस्कस करते हैं। कल भी हमने आपको भाबर के क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ बातें किया था, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का जो क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम डिस्कस यहाँ भी करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो भाबर का क्षेत्र है यानी सबसे उत्तर का जो क्षेत्र है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। इस क्षेत्र की जो मृदा होती है इसका निर्माण कंकड़ पत्थर से हुआ है। कल हमने इस पर डिस्कस किया था, इसलिए कर रहा हूँ पहला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी कैसे बना है कंकड़ पत्थर से। कह रहा है कि ये जो मृदा है यानी जो भाबर की मृदा है इसका कुल अगर क्षेत्रफल आप देखेंगे तो तकरीबन 25.5% है ना के क्षेत्र में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, यानी 25.33% पे भाबर की मिट्टी पाई जाती है हमारे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की तरफ जब हम जाएंगे, जैसे सहारनपुर से लेकर के जैसे जैसे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो सहारनपुर में भाबर की मिट्टी की चौड़ाई ज्यादा होती है, और जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे मिट्टी की चौड़ाई क्या हो जाएगी साथ ही कम होता नजर आएगा आपको। तो आप कहोगे बिल्कुल कल इस पर चर्चा हुआ था, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए समझिएगा भाबर मृदा की बात, तो कल हम लोगों ने देखा था कि ये हिमालय की गिरी पद में है, यानी शिवालिक के सबसे नीचे पाया जाता है, और प्रदेश में आप देखेंगे तो 25.33% भाग पर ये फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो पश्चिम में ज्यादा है, और जैसे ही पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो इसकी चौड़ाई कम होती हुई नजर आपको आएगी। ठीक है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ तो आप बताओगे सर मृदा का निर्माण कंकड़ पत्थर से हुआ है, और इसी कार्य से मृदा जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार की मृदा में माइका बालू पत्थर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और साथ साथ में एक और खनिज कांग्लोमरेट्स भी देखने को आपको मिलता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माइका बालू और कांग्लोमरेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप सोचिएगा, आप कल्पना करिएगा कि कांग्लोमरेट अगर आपसे कह दे कहाँ पे मिलेगा तो उत्तर की तरफ ही मिलेगा, ये प्रकार का खनिज है कांग्लोमरेट। और ऑप्शन में दे मिर्जापुर और दक्षिण भारत को, सॉरी दक्षिणी प्रदेश का जो दे, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में यानी बुंदेलखंड का क्षेत्र दे, तो आप कहोगे नहीं सर ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाबर क्षेत्र की मृदाएं उत्तर की तरफ ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, करा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में सही है। तो देखिए भाबर के ठीक नीचे तराई है। अब कह रहा कि इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ और जिंक की अधिकता पाई जाती है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस वाले क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता पाई जाएगी। कह रहा के साथ ही यहाँ के क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, नहीं, आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र होता है साथी यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ और जिंक जैसे चीजों की कमी पाई जाती है, अधिकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस कार्ड से ये वाला विकल्प आपका गलत जाएगा। इस क्षेत्र में मृदा का निर्माण दलदली और गाद मिट्टी से हुआ है, वो तो हुआ है, और ये जो तराई का क्षेत्र होता है समतल और नम होता है, इस पर चर्चा हमने आपसे की है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 सही है, पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है,
तराई क्षेत्र पर हमने डिस्कस किया कि भाबर के दक्षिण में एक पतली पट्टी है, साथ ही इस क्षेत्र का निर्माण दलदली व गाद मिट्टी से हुआ है, समतल और नम है और इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ। कल चर्चा हमने किया था। उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ना, धान, गेहूं और जूट, इनका फसल चक्र देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, करा के निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो तराई के क्षेत्र के संबंध में सही है। भाबर क्षेत्र में जो विलुप्त नदियां हो जाती हैं तराई क्षेत्र में पुनः निकलती हैं। मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि नदियां भाबर के क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं और फिर से तराई के क्षेत्र में दिखने लगती हैं। बिल्कुल हमने कल आपसे चर्चा किया था, आपको ध्यान होगा तो आप पहला सही मारेंगे। जब नदियां तराई क्षेत्र में निकलती हैं तो वह जलोढ़ पंख बनाती हैं, जलोढ़ शंकु बनाती हैं, विसर्पण बनाती हैं, गोखुर झील बनाती हैं और बाढ़ के मैदान का भी निर्माण करती हैं। कल मैंने आपसे इस पर चर्चा भी किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साथी, है ना। देखेंगे, देखिए भाबर के क्षेत्र में जो नदियां विलुप्त होती हैं तराई के क्षेत्र में फिर से दिखने लगती हैं और तराई के क्षेत्र में ये नदियां जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, विसर्पण, गोखुर झील, बाढ़ का मैदान, इन सब का निर्माण करती हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होती है। जैव विविधता की दृष्टि से जो तराई का क्षेत्र होता है वह समृद्ध होता है, यानी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वहां पे ज्यादा पाई जाती है। ये वाला स्टेटमेंट आपसे कोट करके पूछेगा तो आप प्लीज बता देना, ठीक है। बाकी गन्ना, धान और जूट की खेती का यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कौन से प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप कहोगे सर बांगर तो सबसे ज्यादा पाएगा नहीं, ये तो मिलेगा नहीं। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है, क्योंकि गंगा यमुना दो आपका मृदा है साथी, एलुवियल सॉइल जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। अब देखिए कितना परसेंट पाया जाता है, तो आप पाओगे तकरीबन साथी 57.20, यानी 57.20% के आसपास में हमारा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। जलोढ़ मृदा को लेकर के सवाल पेपर में आता है, तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। देखिए बात करेंगे जलोढ़ मृदा, तो ये पाया कहा जाता है, तो यह मध्य के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है ना, मतलब वहां पे पाया जाता है। इस मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तकरीबन 57.20% है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण कॉप मिट्टी, कीचड़, बालू से हुई है और यह मृदा बहुत गहरी है और पूर्ण विकसित दशा में है। जलोढ़ मृदा में आप देखेंगे तो पोटास और चूना पत्थर जो है भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। अगर आपको याद होगा तो साथ देखिएगा, इस पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा कि पोटास और चूना पत्थर तो इसमें मिलता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवांश का इसमें अभाव, फॉसिल्स का अभाव होता है। और ये वाला स्टेटमेंट याद रखिए, कूट करके सवाल पूछेगा और लोग जो है क्वेश्चन गलत करके आएंगे, ठीक है। जलोढ़ मृदा के बारे में याद रखिएगा, इसे जो है दो पार्ट में बांटा गया है, खादर मृदा और बांगर मृदा। कल हमें इस पर चर्चा किया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। करा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब खादर कौन है, बांगर कौन है, कल हमने चर्चा किया था, आपको ध्यान होगा तो बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। करा कि बांगर क्षेत्र की मृदा जो होती है वो पुरानी कॉप मृदा का जमाव होता है। तो मैंने आपसे कल बताया था कि नदी का पानी बांगर में नहीं पहुंच पाता, तो सही है। बांगर क्षेत्र की मृदा की उर्वरक शक्ति क्या होती है, तो आप कहोगे सर कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। बांगर क्षेत्र में नदियों द्वारा बीहड़ बनाया जाता है, तो आप कहोगे नहीं सर, रेवेंस का निर्माण खादर क्षेत्र में बनाया जाता है। आपको ध्यान होगा कि बांगर में नहीं, बल्कि रेवेंस का निर्माण खादर क्षेत्र में होता है। खादर क्षेत्र में साथ ही रेवेंस का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से सी आंसर आपका गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा कौन सही नहीं है, तो आपका जवाब होगा सी वाला आंसर आपका सही नहीं है। देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ही सवाल आपसे पेपर में आएंगे और आप जो है वहां पे गलत करके आएंगे, ठीक है, गलत मत करिएगा। बांगर क्षेत्र के बारे में हमने देखा कि इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ से हुआ है। बाढ़ के मैदान का पानी यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, इस कारण से इस मृदा की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम हो गई है। मृदा का स्थानीय नाम आपको ध्यान रखना होगा कि बांगर मिट्टी को क्या क्या बुलाते हैं। तो कुछ लोग इसको पुरान जलोढ़ बोलते हैं, कुछ लोग इसे उपहरा मृदा भी बोलते हैं, कुछ लोग दोमट बोलते हैं, मटियार और बलुई दोमट भी कहते हैं। तो ये सब नाम अगर आएगा तो बता देना, ये सब बांगर मिट्टी के बारे में नाम दिया हुआ है, ठीक है। इस क्षेत्र की मृदा अत्यधिक परिपक्व होती है और गहरी भी होती है, ये ध्यान रखना होगा, है ना। दूसरी चीज, इस मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, साथ ही कमी पाई जाती है। तो बांगर मृदा के बारे में ये पूरा स्टेटमेंट है, घुमा फिरा के पूछेगा, आपको बताना होगा। अगला बात करेंगे खादर मृदा को लेकर के, तो कहा कि खादर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। कहा कि यह एक छिद्रयुक्त महीन कड़ों वाली हल्के भूरे रंग की मिट्टी होती है। तो आपको याद होगा ना, खादर मृदा मैंने कहा था कि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ पे नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी लेकर आती है, गाद मिट्टी लेकर आती है और यहाँ की मृदा परिवर्तित होती रहती है। तो महीन कड़ों वाली हल्के भूरे रंग की मिट्टी होती है, बात बिल्कुल सही है।
यह मृदा उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भी पाया जाता है, पूर्व में भी पाया जाता है और उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है। पश्चिम में भी पाया जाता है, पूर्व में भी पाया जाता है और उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है। तो खादर मृदा के बारे में ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, जब एग्जाम में सवाल आता है तो लोग गलत करके ही आते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है मेहनत से और बाद में कहेंगे किस्मत खराब था, है ना। बात करेंगे खादर मिट्टी, तो खादर क्षेत्र में नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, अतः इस क्षेत्र की मृदा में परिवर्तन होता रहता है। यह मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है, खादर क्षेत्र की मृदा। इस मृदा को हम बलुआ, नवीन जलोढ़, कछाड़ी, दोमट मटियार, सिल्ट बलुआ के नाम से जानते हैं। यह मृदा हल्के भूरे रंग की होती है और महीन कड़ों वाली छिद्र युक्त मृदा होती है। बांगर की अपेक्षाकृत इस मृदा की जलधारण क्षमता अधिक होती है। बांगर की जलधारण क्षमता कम होती है, जबकि खादर की जलधारण क्षमता अधिक होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार की मृदा में आप देखेंगे चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्व की कमी होती है। ठीक है, यह मृदा उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भी पाया जाता है, पूर्व में भी पाया जाता है और उत्तर पूर्व भाग में पाया जाता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट वाला सवाल है, जब भी आपसे पूछेगा तो यहाँ से स्टेटमेंट वाला सवाल ही एग्जामिनर बनाएगा। अगला, लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती हैं। हमारे यहाँ आप जानते हैं लवड़ी मृदा भी पाया जाता है, आप पाएंगे तो भारत में बहुत ज्यादा जो है लवड़ी मृदा आजकल देखने को मिलता है। तो आगरा और अलीगढ़ का जो क्षेत्र साथी, यहाँ पे सबसे ज्यादा लवण प्रभावित मृदाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में बांगर मृदा वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो भूमि के समतल होने, जल निकासी का उचित प्रबंधन न होना, ठीक है, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई, ये इन सबके कारण साथी आप देखेंगे तो लगभग में 10% भूमि जो है साथी वो ऊसर हो गई है। और इसी ऊसर भूमि को हम रेह, बंजर या कल्लर के नाम से भी जानते हैं। ऊसर मृदा को हम लवड़ी ऊसर और क्षारीय ऊसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो अलीगढ़, मैनपुर, कानपुर, उन्नाव, इटावा, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में साथी इस प्रकार की मृदा मिलती है, यानी ऊसर मिट्टी आपको देखने को मिलेगा साथी। ठीक है, अब देखिए करा के निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, यानी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो अगर हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड की मृदा को लेकर के, तो काली और लाल मिट्टी मुख्यतः साथी वहां पे पाई जाती है। तो लाल तो इसमें दिया नहीं है, तो काली कपासी मिट्टी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जरा सा आप ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड है कहाँ पे, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र हैं ये। यहाँ की जो मृदाएं होती हैं वो बुंदेलखंड खंडी मृदा के नाम से जानी जाती हैं। इस यहाँ पे प्रमुखतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक तो आपकी काली मिट्टी, दूसरी आपकी लाल मिट्टी। काली मृदा को हम रेगुर मृदा या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड की मृदा को हम लाल मृदा, पड़वा मृदा या फिर मार मृदा, राकर मृदा या फिर भोंटा मृदा के नाम से जानते हैं। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को, पर आप याद रखिएगा कि कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड की मृदा है या नहीं है। तो बुंदेलखंड की मृदा में लाल मृदा भी शामिल है, परवा मृदा भी शामिल है, मार मिट्टी भी शामिल है, राकर भी शामिल है, भोंटा भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी बाकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करेंगे। देखिए ये सवाल पेपर में आया हुआ है, जब भी पूछता है ऐसा सवाल ना तो लोग इसमें गलत बना के आते हैं। देखिए करा कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा। राकर मृदा के बारे में पूछ रहा साथी, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। इसे हम पड़वा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मृदा में 30% एल्युमिनियम होता है। यहाँ तिल और चने की फसलें हो जाती है। इसमें 60% सिलिका पाया जाता है। देखिए ये जो दोनों बातें लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम 30% के आसपास में होता है, तो एक मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है बुंदेलखंड में, जिसका नाम है माड़ मिट्टी। माड़ मिट्टी साथ ही ये जो स्टेटमेंट है ना कि इसमें 30% एल्युमिनियम होता है, 60% सिलिका होता है, ये दोनों विशेषता हमारे यहाँ माड़ मिट्टी का होता है। ठीक है, और माड़ मिट्टी का होता है साथ ही। बाकी ये पड़वा और पड़ुआ मृदा, ये दोनों पड़वा मृदा के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी राकर मिट्टी के बारे में नहीं है, क्योंकि पड़वा या फिर पड़ुआ एक ही प्रकार का मृदा होता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक मृदा है परवा, तो परवा अलग प्रकार का मृदा ही होता है। ठीक है, ये राकर मिट्टी अलग की मिट्टी होती है, तो इस कारण से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब चूंकि दक्षिण भारत में पाया जाता है, तो आप जानते हैं दलहन और तिलहन, ये दोनों दक्षिण मतलब दक्षिणी उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में दलहन और तिलहन ज्यादा होता है। तो इस कारण से दलहन के नाते यहाँ पे तिल का दलहन होता है, सॉरी तिलहन के नाम पे यहाँ पे तिल हो रहा है, और दलहन के नाम पे यहाँ पे चना उत्पादित होता है। तो ये मिट्टियां जो है आप देखोगे
जो राकर मिट्टी होती है उसमें तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा वरना गलत हो जाएगा। अब देखिए एक एक मिट्टी को समझेंगे। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हम लोग लाल मृदा को लेकर के। तो लाल मिट्टी मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, चंदौली और दक्षिणी प्रयागराज, यानी अगर आप देखोगे तो हमारे उत्तर भारत में लाल मिट्टी, माने उत्तर प्रदेश के उत्तर में लाल मिट्टी नहीं पाई जा रही है, ये सब दक्षिण में है। मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, झांसी, चंदौली, दक्षिण प्रयागराज, यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, लाल मिट्टी में आप देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना पत्थर और जैव तत्व की कमी होती है, लेकिन इनमें लौह अंश की अधिकता होती है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि लाल मिट्टी में लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। साथ ही लाल मृदा को आप देखेंगे तो राकड़ के नाम से जानते हैं, या फिर इसको ही पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी लाल मिट्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका राकड़ और एक तो आपका पड़वा। राकड़ मृदा में आप देखेंगे तो खरीफ की फसल में तिल का उत्पादन होता है, जबकि रबी की फसल में चने का उत्पादन किया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला मार या मार मृदा के बारे में निम्नलिखित में मार मृदा में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, यानी कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैव तत्व की साथ ही इसमें कमी होती है ना। जैव तत्व की क्या होती है, कमी पाई जाती है। बाकी आप देखेंगे तो सिलिकेट इसमें सबसे ज्यादा होता है, तकरीबन 60% होता है। सिलिकेट जो है इस वाली मिट्टी में 60% के आसपास में होता है। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम मार मिट्टी के अगर हम निर्माण को देखें तो इसमें 60% साथी आप देखेंगे सिलिकेट पाया जाता है, 15% के आसपास में यहाँ पे लोहा पाया जाता है और 25 से 28% के आसपास में यहाँ पे एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसे के हिसाब से राइट आंसर, क्योंकि 60% जो है साथी सिलिकेट अकेले पाया जाता है। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि मार मिट्टी के बारे में स्टेटमेंट, तो इस मृदा का रंग काला या फिर रेगुड़ मृदा के समान होता है। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, और मार मिट्टी में आप देखेंगे तो 60% का सिलिकेट होता है, 15% का साथ ही यहाँ पे लोहा पाया जाता है और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये स्टेटमेंट पूछेगा सीधे पेपर में, है ना। और मार जो मिट्टी होती है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ये देखने को मिलता है, जैसे आगरा हो गया, मथुरा हो गया, तो यहाँ पर देखने को आप पाओगे। ठीक है, अल्पावधि वाले कुछ फसलें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं जो कि कम समय में जिसे काटा बोया जा सके। ठीक है, करा के उत्तर प्रदेश में परवा मिट्टी, जिसे आप लोग पड़वा मृदा भी कहते हो। ठीक है, परवा मृदा प्रमुखतः यहाँ पे होना चाहिए, प्रमुखतः पाई जाती है, यानी कहाँ पे पाया जाता है परवा प्रकार का मृदा। देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे साथी तो ये हमीरपुर और जालौन का जो हमारा क्षेत्र है ना वहां पे मिलता है। तो हमीरपुर और जालौन का जो क्षेत्र है वहां पे आपको परवा मिट्टी देखने को मिलेगा साथी, है ना। इसे हम एक नाम और बोलते हैं, पड़ुआ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहला हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साहब, सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा परवा मृदा की बात करेंगे तो इसे हम पड़वा या पड़ुआ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह मृदा मुख्यतः हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है। इस मृदा में जैव तत्व की कमी होती है साहब। हालांकि इस मृदा में ज्वार यानी खरीफ के समय में ज्वार की खेती और रबी के समय में चने की खेती की जा सकती है। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस मृदा में प्रमुखतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, यानी किसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है साहब, है ना। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो जो भोंटा मृदा होता है साथी, जो विंध्य क्रम के शैल के चट्टानों में पाया जाता है भोंटा मृदा, तो इसमें जो है साथी आप देखोगे भोंटा मृदा ये कहाँ पे पाया जाता है, तो विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है। विंध्य क्षेत्र में ये मृदा पाया जाता है और इसमें जो है साथी मोटे अनाज की खेती होती है, मोटे अनाजों की खेती। तो याद रखेंगे मोटे अनाजों की खेती वो भोंटा मृदा में होता है, हालांकि ये भी बुंदेलखंड की ही मृदा होती है। ठीक है, अगला अब देखते हैं साथी मृदा से इतना ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कृषि को लेकर के क्या क्या सवाल आते हैं। कुछ कृषि के आज सवाल करेंगे, कुछ कृषि के कल हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश का तकरीबन 60% यानी 59.3% जनसंख्या साथी अभी भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी अभी भी इतने लोग एग्रीकल्चर वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करेंगे 2011 की जनगणना क्या कहती है कि जो उत्तर प्रदेश की पूरी जो कार्यशील जनसंख्या है उसका तकरीबन 59.3% लोग आज भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगे हुए हैं। आप देखेंगे 2024-25 में तो प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीएसडीपी में कृषि का योगदान साथी 26 से 28.4% के लगभग में था। ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का 10.4% है। ये भी सवाल आपसे आंकड़ों में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सीएजी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में
शुद्ध संचित क्षेत्र वह 143.89 लाख हेक्टेयर है। ये भी आपको याद करना होगा वरना बाद में पछताओगे, तो इसलिए एक एक डाटा को याद कर लेना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में देश के लगभग में 21% खाद्यान्न का उत्पादन होता है। क्या उत्तर प्रदेश इतना ही खाद्यान्न उत्पादन करता है? तो आपका जवाब होगा सब हाँ, सबसे ज्यादा करता है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश भारत में 21% खाद्यान्न का उत्पादन अकेले करता है और यह अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत नंबर 1 पे है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में भारत में साथ ही प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखना, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके सही है साहब। ठीक है, अगला, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अब देखिए, मैंने कल आपको अच्छे से इसके बारे में बढ़ाया था और अभी क्लियर कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक क्षेत्र हैं साथी, 9 नहीं है 4 है, और 11 नहीं 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। दोनों स्टेटमेंट सही गलत हो जाएंगे। कह रहा है कौन सा सही है? तो आपका जवाब होगा ना तो 1 ना ही 2, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, इसमें कितने जिले हैं? 28। कभी सवाल ऐसा पूछेगा तो बताना। पश्चिम आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले हैं। केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले हैं। इन पे मैंने कल चर्चा किया था। बाकी उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। 9 का नाम मैंने कल आपको बताया था, फिगर दिखा करके बताया था, एक बार उसे जरूर देख लेना। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण जलीय अपरदन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलीय अपरदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए, जो मिट्टियां होती हैं वो 2 तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए पूरा पूरा मिट्टी था, बेचारा आराम से रह रहा था, 2 प्रोसेस से ये आगे बढ़ सकता है। एक तो बहुत तेज से सन हवा चले और इसको उड़ा के ले जाए, जिसे आप लोग आंधी उधी बोलते हो, तो ये एक वायु अपरदन हो गया, है ना। वायु अपरदन यानी वायु के द्वारा मिट्टियां इधर से उधर ले जाए। एक तो खूब मूसलाधार बारिश हो, और बारिश में साथ ही आप जानते हैं पूरा पानी जो है ऐसे आएगा और मिट्टी को बहा के ले जाएगा, तो जिसे हम लोग बोलते हैं साथी जलीय अपरदन। तो हमारे उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन तो बहुत ज्यादा नहीं करता मिट्टी के लिए, लेकिन जलीय अपरदन से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो कह रहा है इसका क्या कारण है? कह रहा है कि भूमि पर वनस्पतियों का अभाव। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं सरकार नए नए विकास के नाम पे पेड़ों को काट रही है, जिसके काट से मिट्टियां बह जा रही हैं। दूसरा, ढालदार स्थानों पर खेती करना। लोग जो है जहाँ पे स्लोप है वहां पे जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टियां और उलफुल हो जाती हैं और पानी आता है उसको बहा के ले जाता है। अनियंत्रित वर्षा एक कारण है। बाढ़ के समय खेती को खाली रखना भारी समस्या है। तो ये सभी समस्याएं हैं, साथ ही डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, देखिए, जलीय अपरदन के पीछे कई सारे कारण हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी है। इनमें से सबसे ज्यादा कारण है, आप देखेंगे, भूमि पर वनस्पतियों का अभाव, ढालदार स्थानों पर खेती करना, अनियंत्रित मूसलाधार वर्षा, बाढ़ के समय खेती को खाली रखना, वनों की अनियंत्रित कटाई और चारागाहों की अनियंत्रित चराई, ये सब यहाँ के प्रमुख रीजन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय मृदा अपरदन का रूप है? देखिए, जलीय मृदा अपरदन कैसे होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे जलीय मृदा के अपरदन का ही रूप है साथ ही परतदार मृदा। नदी आती है, सारी पानी बहता है और ऊपर की परत को लेकर चला जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे बहते बहते इसे पूरा नाला बना लेता है और नाले में होकर के मिट्टी जो है वो बहने लगती है, इसे बोलते हैं अवनालिका अपरदन। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे बहता रहेगा, बेचारा ऊपर अगर पत्थर है तो पत्थर के नीचे नीचे बहता रहेगा और एक पत्थर जो खड़खड़ा के नीचे गिर जाएगा, इसे हम बोलते हैं भूस्खलन क्षरण। तो ये बिल्कुल सभी के सभी जो है साथी वो जलीय मृदा अपरदन के ही रूप है। ठीक है, वायु का जल्दी नहीं देखते हैं, अरे हवा से कितना मिट्टी उड़ेगा, लेकिन पानी से बहुत ज्यादा मृदा साथियों उभरता है। ठीक है, याद रखेंगे एक और पॉइंट को कि जो अवनालिका अपरदन होता है वो ढालदार खेती में ज्यादा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यमुना और चंबल क्षेत्र, यहाँ पे अवनालिका अपरदन ज्यादा देखने को मिलता है। जबकि जो परतदार अपरदन होता है उसे हम किसानों की मौत कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी ऊपर की परत का, जो मृदा का ऊपरी परत होता है, जो कि आप जानते हैं साथी, ऊपरी परत का मतलब कि उपजाऊ परत होता है, मिट्टियां वहां की उपजाऊ होती हैं, उसको धीरे 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 वो बहा करके लेकर चले जाता है। ठीक है, आपके खेत का खाद दूसरे खेत में पहुंचा देता है, तो इसको बोलते हैं परतदार अपरदन। और इसी कारण से इसको किसानों की मौत बोल रहे हैं कि बेचारा खाद वो छिड़के आता है तो ऊपर से मिट्टी जो है बहा के दूसरे के खेत में, पड़ोसी के खेत में कर देते हैं ना। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के लगभग में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है? अच्छा, उत्तर प्रदेश की पार्टिकुलर पूछा है। ठीक है,
तो आप जानते हैं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तकरीबन 80% के क्षेत्रफल पर साथी हम लोग खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं और 20% पर अन्य फसलें उगाते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये क्या हो गया, सी हो जाएगा साथी आपका राइट आंसर 80% क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की तो लगभग में 80% क्षेत्र पर आप देखेंगे खाद्यान्न का उत्पादन होता है, फसलें का उत्पादन करते हैं और 20% क्षेत्रफल हम लोग अन्य फसल का करते हैं, यानी 80% पे खाद्यान्न और 20% पे अन्य करेंगे, है ना। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया वो आपने देखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें से 6 कृषि जलवायु क्षेत्र में उर्वरता और सिंचाई का स्तर बेहतर है, 3 ही हमारे यहाँ गड़बड़ पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जो है साथी वो मक्का बोया जाता है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछे 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में से किसमें मक्का जो है वो सबसे ज्यादा बोया जाता है, तो आपका क्या जवाब होगा, मध्य मैदानी क्षेत्र। आपको याद होगा कल हमने मध्य मैदान के बारे में आपके बताया था, सेंट्रल प्लेन के बारे में बताया था, जब हम लोगों ने 9 कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में जाना था। ठीक है, अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में चना, मसूर और उड़द, ये जो है साथी 3 हमारे यहाँ दलहनी फसल है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है और आज का आखिरी क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि 20 में 15 तो आप कर ही लिए होंगे बड़े आराम से। उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में किसमें सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन होता है, अभी आपको बताना है दाल कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो दिमाग लगाइए, अब क्या मध्य में क्या दाल होगा, तो आपको नहीं सर दलहन और तिलहन ये तो बुंदेलखंड में होगा। तुरंत दिमाग लगाइए कि दलहन तिलहन कहाँ पे होगा, बुंदेलखंड में होता है, बस ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब ज्यादा विचार करेंगे तो ये तो पहली बार आप ऑप्शन में सुनेंगे, कहेंगे सर ये ऑप्शन में नहीं था, अभी तक पढ़े ही नहीं थे, पर दिमाग लगाएंगे तो तुरंत लग जाएगा। इसीलिए कर रहा हूँ क्लास को स्किप ना करना, एक एक करके डेली देखते रहना, मजा आ जाएगा पेपर के दिन, है ना। उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है दाल का उत्पादन वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड की मिट्टी कैसी, लाल और काली, ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर राई और सरसों नामक जो है साथी तिलहन बोया जाता है। गन्ने का औसत उत्पादकता हमारे यहाँ 839 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में अरहर का उत्पादन आप देखोगे तो मध्य मैदानी क्षेत्र में किया जाता है, किया होना चाहिए, किया जाता है, ध्यान रखेंगे साहब। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ाए जाए तो प्लीज आप हमें कमेंट करिएगा, इसे हम 20 से लेकर के 30 तक कर सकते हैं। हालांकि आपके पेपर में 20 ही सवाल आएगा, लेकिन हम इसे 20 से 30 तक आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, अच्छे से पढ़ के आना, इसी को यहीं से कंटिन्यू हम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।